हाँ तो सर, आप सभी को जय हिंद। मेरी इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सभी को दिल से स्वागत है। तो जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का प्रश्न दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि यही वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैनल से जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो सभी पीवाईक्यूज रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं और किसी न किसी एग्जाम में वो पूछा हुआ है। और साथ में एक और बेनिफिट इस चैनल से आपको इस वीडियो को देखने से और मिलेगा कि इसमें जो भी प्रश्न कराए गए हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ सवाल है या फिर जो पूछने की संभावना है, उन सभी परीक्षाओं के लिए और उन सभी प्रश्नों को एक जगह संग्रहित कर कर हम आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पसंद आ गया तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके देखने ऊपर निर्भर करता है। तो इस वीडियो की हम शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे कि सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। क्या? कि सपना वे नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। ये कहने वाले कोई और व्यक्ति नहीं सर, ये कहने वाले वही व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो वो इस मोटिवेशनल कोट को सच होते हुए देखे हैं और सच करके दिखाए भी हैं, ठीक है। तो सपना वे नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना तो वह होता है सर जो आपको सोने नहीं देता है, रातों की नींद उड़ा देती है, ठीक है। तो चलिए, आपकी समय की ज्यादा बर्बादी हम नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास पे मेरा चर्चा रहेगा वीडियो में। सबसे पहला सवाल से आपको हम रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एक सेकंड, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है सर? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। साथ में अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको रिकेट्स रोग हो जाएगा सर। कौन सा रिकेट्स? आपको कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाएगा। और विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपको सनलाइट माना जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश माना जाता है, सूर्य का प्रकाश माना जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कमी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो सूर्य का प्रकाश माना जाता है, सनलाइट माना जाता है। अगर हम इससे रिलेटेड अगर हम और भी विटामिन की बात करें तो सबसे पहले आप यही बताइएगा कि जो विटामिन शब्द है ये देने का सबसे पहले कौन व्यक्ति प्रयास किए? तब विटामिन शब्द को सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक दिया था 1902 ईस्वी में। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक फंक थे, जो 1902 में विटामिन का खोज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहां से और क्या क्या सवाल बन जाएगा तो आपको यहां से यही सवाल बन जाएगा कि विटामिन विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। यहाँ पे हम इसको हटा दें, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो आप भुतलाए उसको आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये इरेज हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी1 या फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है। क्या है? थाइमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल, टोकोफेरॉल या टोकोफेरल, ठीक है। ये एमटीएस पूछा था, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल या फिर टेकेफेरॉल है, ठीक है। तो इस बात को आप यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष किया गया सर। तो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष किया गया था। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा तो हम तो बताएंगे ही कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। राखल दास बनर्जी यानी आरकेडी, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से सिंधु नदी की बात करें सर, तो सिंधु नदी जल समझौता या फिर सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था। पूछेगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु जल समझौता 1960 में होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। और इसमें बताया जाता है कि जो सिंधु नदी की जो जल है वो 80% पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% भारत के पास जाएगा। ठीक है, तो 1960 में सिंधु जल समझौता होता है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी 1922 में करते हैं। जब मोहनजोदड़ो की आप बात कर ही लिए हैं तो हड़प्पा की भी आप बात कर लीजिए। तो इसको हम इरेज करने का प्रयास करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है सर, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है सर। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपको ये चीजें मालूम है तो आप रिवीजन करते चलिए, अन्यथा थोड़ा सा गलती हो रहा है या भुतलाए हुए लग रहे हैं, मन में थोड़ा सा लग रहा है कि ना भाई कंफ्यूज हैं, तो इसे आप नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे की बात करें हम, तो आगे बोलता है कि कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या कि कुणबी नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बता दें कि जो कुणबी नृत्य है ये गोवा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, गोवा राज्य से संबंधित है। जब आप गोवा का कुणबी नृत्य देख सकते हैं तो गोवा का अन्य नृत्य भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये एमटीएस का फेवरेट प्रश्न है सर, नृत्य से, खोज से, प्रथम से और ना पूछे और हम उसे ना बताएं, ये मूर्खता वाली बात है। तो कुणबी नृत्य जो है ये गोवा राज्य की जनजातियां या गोवा राज्य की जो लोग हैं वो मनाते हैं। अगर और भी हम बात करें कि गोवा में और कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि गोवा का खासकर लोक नृत्य की बात करें तो फुगड़ी हो जाएगा, फुगड़ी नृत्य, फुगड़ी हो गया, सिगमो हो गया, सिगमो एसएससी का एकदम फेवरेट सवाल, फुगड़ी, सिगमो, गोम्फ हो जाएगा, गोम्फ। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो कुणबी नृत्य है ये गोवा की है और फुगड़ी, सिगमो, गोम्फ ये तीनों जो लोक नृत्य ये गोवा का ही है और ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, यहां से पूछता है। ठीक है, और भी यहां से अगर और भी सवाल की बात करें तो हम इसे इरेज करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस का अभाव है। ठीक है, देखिए अगर यहां से और भी हम सवालों की बात करें तो यहां से सवाल पूछ देगा आपसे कि गोवा जो है, गोवा ये पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ। तो गोवा जो है ये पुर्तगालियों से 19 दिसंबर, कब सर, 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। ठीक है, तो गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो 19 दिसंबर को मनाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। और यहाँ पे एक और बात करें तो सबसे पहले आने वाली कंपनियां पुर्तगाली थी और सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनियां भी पुर्तगाली थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने तो गोवा का ही कब्जा कर लिया। बोलता है कि ये हमरे है, हमरे इलाका है गोवा। फिर इनको फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत के जो लौह पुरुष कहलाएं, बारदोली सत्याग्रह को 1928 में अंजाम दिए जाकर बारदोली की महिलाएं उन्हें सरदार की उपाधि दे दी। फिर वो समझाए कि बाबू तू लौह पुरुष से पंगा ले रहा, तब फिर जाके पुर्तगाली भागा है दौड़ के। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो
आगे हमारा सवाल बन जाता है कि व्हीलर आइलैंड किस राज्य में स्थित है। सर ये SSC/MTS पूछा है, ठीक है, कि व्हीलर आइलैंड जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो व्हीलर आइलैंड है या फिर व्हीलर द्वीप जो है, इसे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो व्हीलर आइलैंड है सर, इससे हम बता दें कि इसका दूसरा नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भी है, और ये तमिलनाडु की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। और इसका जो यूज है वो परीक्षण केंद्र के रूप में, यानी प्रक्षोपास्त्र परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है, परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। जब आप तमिलनाडु की बात कर ही लिए हैं, तो तमिलनाडु की एक और बता दें कि तमिलनाडु में जो आपको मंदिर मिलेंगे वो सभी किस शैली में होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम की बात करें, नटराज मंदिर की बात करें, या फिर मीनाक्षी मंदिर की बात करें, या फिर और हम देख रहे तो बृहदेश्वरी मंदिर की बात करें, उसके बाद और देख रहे तो रामेश्वरम मंदिर की बात करें, ये सभी किस शैली में है, ये आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो उड़ीसा के बारे में आपको बता दें। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, और उड़ीसा में 2 जगह से आपको सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में है, और भारत का एकमात्र लैगून झील है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको यही पूछ देगा कि गहीर माता, और दूसरा पूछता है भीतरकनिका। तो गहीर माता नेशनल पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब आपसे सवाल यहां से अंदर से पूछ देता है कि गहीर माता जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है, और भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें जो कि गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान है ये जो प्रसिद्ध है ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये मगरमच्छ के लिए जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गहीर माता कछुआ के लिए, भीतरकनिका मगरमच्छ के लिए सर, और दोनों कहां पे है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल की बात करें तो वो भी उड़ीसा में ही है। नंदन कानन की बात करें, सफेद बाग, वो भी उड़ीसा में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस सीरीज का लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको उससे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि यूनिसेफ का मतलब क्या है। तो यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड होता है, फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है, और इसकी स्थापना 1946 में अमेरिका की शहर न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय HQ यानी हेडक्वार्टर है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यूनिसेफ जो है इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में किया जाता है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना करने का क्यों, वाई क्या रीजन था? इसका स्थापना करने का रीजन था कि जो यूरोप और चीन के जो बच्चे हैं उसे आपातकालीन जरूरतों को, आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन जो भी जरूरत है उसे पूरा करना, ठीक है। लेकिन यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को जय हिंद।